नमस्ते बच्चों, मैं मनोज आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आपका चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो मैं समझता हूँ सभी बच्चों ने इससे पहले सभी भागों को ध्यान से समझ लिया होगा और अपनी नोटबुक में भी नोट कर लिया होगा। ठीक है ना, तो सभी बच्चे ध्यान से समझते रहें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैंने आपको बता ही रखा है, चाहे तो आप पर्सनली कॉल करके या मैसेज के द्वारा भी संबंधित टॉपिक से यदि कोई समस्या है तो उसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अम्ल क्षारक में मिलाने पर। ठीक है, इससे पहले बच्चों मैंने आपको जो भी बताया उसमें अम्ल क्षार पूरी तरह से आपने क्लियर कर लिया होगा। अब सिर्फ हम इसके अंदर की डिटेल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर, अर्थात कहने का मतलब यह है कि अम्ल या क्षार में यदि हम जल मिलाते हैं तो क्या होता है। देखिए, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए हम सदैव ऐसा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। वह अम्ल क्षारक को बूंद बूंद कर जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, तो जब अम्ल और क्षार में हम क्या करते हैं, अम्ल में या क्षार में हम जल मिलाते हैं तो जो हमारा विलयन तैयार होता है उस विलयन के अंदर बहुत अधिक मात्रा क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, या ये कह सकते हैं बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। इसलिए यदि आपको अम्ल या क्षार के विलयन के माध्यम से यदि कोई विलयन जल के द्वारा प्राप्त करना है तो जो आपका विलयन है उस विलयन के अंदर जो आप क्षार या अम्ल मिला रहे हैं जल के अंदर, उसे हमें क्या करना चाहिए, बूंद बूंद कर कर डालना चाहिए। अब बूंद बूंद कर क्यों डालना चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर आप एकदम से डाल दोगे तो आप जानते हैं कि जो अम्ल या क्षार होता है बहुत ज्यादा उत्तेजक होता है, अर्थात यदि इसके अंदर से आपने अम्ल या जल को जल के अंदर अम्ल को तेजी से मिला दिया तो उसमें क्या होगा, ब्लास्ट भी हो सकता है, अर्थात आपके नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए, बूंद बूंद कर कर इसे डालना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दिया है बच्चों आपको। देखिए, हम सदैव अम्ल या क्षारक को बूंद बूंद करके जल में मिलाना चाहिए, न कि इसके विपरीत, अर्थात हमें जल की बूंद बूंद क्षारक से भरे हुए पात्र में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण अम्ल या क्षार पात्र से बाहर निकल सकते हैं, हमें हानि पहुंचा सकते हैं या वह पात्र भी टूट जा सकता है। मैंने बच्चों अभी आपको बताया कि अगर आपके पास में किसी भी प्रकार से विलयन के जल के माध्यम से आपको अम्ल या क्षारक के द्वारा कोई विलयन तैयार करना है तो उस विलयन को आप केवल उस जल के अंदर जो अम्ल या क्षार की मात्रा होती है उसे बूंद बूंद करके डालेंगे। बूंद बूंद करके डालने से क्या होता है, यदि आप बूंद बूंद करके नहीं डालोगे अर्थात उसके विपरीत जाकर डालोगे तो जो आपका अम्ल या क्षार है वो आपके पात्र में से बाहर निकल जाएगा, या पात्र में से बाहर ना निकलकर ऐसा भी हो सकता है कि वो पात्र आपको टूट जाए, और यदि विलयन में से अम्ल या क्षार बाहर आ जाता है या पात्र आपका टूट जाता है तो आपको बहुत ज्यादा हानि पहुंच सकती है। इसीलिए बच्चों आपको जल के द्वारा जल में अम्ल या क्षार को बूंद बूंद करके डालना चाहिए ताकि आपका विलयन भी तैयार हो जाए और किसी भी प्रकार से आपके शरीर को कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपका अम्ल व क्षारकों में विद्युत चालन, यानी कि आपको पहले भी बता दिया था कि चाहे तो आपका अम्ल है चाहे आपका क्षार है, इन दोनों के अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो किस प्रकार से होता है, देखिए, अम्ल विलयन में H+ आयन देते हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो किसी भी विलयन के अंदर क्या करते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं, और जो क्षारक होते हैं वो क्या करते हैं, भाई जो अम्ल है पहले भी आपको बता रखा है, जो अम्ल है वो आपको क्या करता है, H+ आयन देता है, और जो आपका क्षारक है वो क्या करता है, क्षारक आपको OH- आयन देता है। ठीक है, सभी जानते हैं। तो लिखा हुआ भी है जो क्षारक है वो क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं, तथा किसी विलयन में विद्युत के प्रवाह के कारण, अर्थात आप किसी भी विलयन के अंदर यदि विद्युत धारा को प्रवाहित करोगे करने के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, तो हम कह सकते हैं कि अम्ल व क्षारक दोनों में ही विद्युत धारा का प्रभाव
होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका, ये भी आपका नोट ही है। देखिए, ग्लूकोज व अल्कोहल, ग्लूकोज व अल्कोहल जिसे आप क्या बोलते हैं, शराब बोलते हैं, जलीय विलयन में आयनीकृत नहीं हो पाते हैं, अर्थात आयन नहीं बनाते हैं, इस कारण इनके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जो आपका ग्लूकोज है या जो आपकी अल्कोहल है, उसके अंदर क्या होता है, जो आयन होते हैं वो आयनीकृत नहीं होते, अर्थात उनके अंदर आयन नहीं बनते। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शराब में या अल्कोहल के अंदर जो आपका विद्युत का प्रवाह होता है वो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट तनुकरण। तनुकरण क्या होता है बच्चों, देखिए, जल में अम्लीय क्षारक को मिलाने पर आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता का मतलब यह है कि अगर अम्ल होंगे तो उसके अंदर आपके H+ आयन होंगे, और यदि आपका क्षार होगा तो आपका OH- आयन होगा। ठीक है, प्रति इकाई आयतन में कमी होती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। तो समझ में आ रही बात, जल में अम्लीय क्षार के मिलाने पर यदि आयनों की सांद्रता अर्थात H+ आयन या OH- आयन की प्रति में आयन क्या प्रकृति में प्रति इकाई आयतन में कमी आती है, तो इसका मतलब क्या होता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका पीएच स्केल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। पीएच स्केल मैंने आपको बताया था, इस पीएच स्केल के माध्यम से ही आप यह पता लगाओगे कि आपके पास में जो विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है, इस पीएच स्केल की सहायता से ही। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था, ये आपका स्केल होता है, बीच में क्या होता है 7, और ये कहां से शुरू होता है, 0 से 14 के बीच में, बताया था ना मैंने आपको। तो 0 से 14, 7 के बीच में क्या होता है विलयन, आपका अम्ल होता है। और जी 7 से 14 के बीच में क्या होता है विलयन, आपका क्षार होता है। और जी अगर बात करें पीएच मान 7 की, तो पीएच मान 7 पर क्या होता है, आपका विलयन जो होता है आपका उदासीन होता है, उदासीन, जिसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब इसे डिटेल में हम आपको समझाने जा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझें। पीएच स्केल देखिए, किसी अम्लीय क्षारक की प्रबलता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। इस स्केल पर 0 से 14, अभी बताया ना, 0 से 14 तक की संख्या लिखी हुई होती है। तो पीएच स्केल की सहायता से हम किसी विलयन के अंदर उसकी वह क्षार है या वह अम्ल है, या ये कह सकते हैं कि वो कितना अधिक प्रबल है और कितना अधिक प्रबल नहीं है के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, जैसे नंबर 1 दिया है आपको, किसी भी उदासीन विलयन जैसे जल का पीएच मान 7 होता है। मतलब कहने का यह कि अगर हमारे पास में कोई भी उदासीन पदार्थ है, या ये कह सकते हैं जब जिस किसी भी पदार्थ का जो पीएच मान है वो 7 है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उदासीन विलयन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर बी, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम, मैंने अभी बताया था 0 से अगर 7 के बीच में तो क्या होता है, अम्ल होता है। तो यदि किसी भी विलयन का जो पीएच मान है वो 7 से चाहे 1 पॉइंट ही कम क्यों ना है, तो वो सारे के सारे विलयन आपके क्या कहलाते हैं, अम्लीय कहलाते हैं। और नंबर 2, यदि किसी भी विलयन का मान पीएच मान 7 से ज्यादा है, अर्थात 14 से कम है और 7 से ज्यादा है, तो इसके कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो आपका विलयन है वो कैसा है, आपका क्षारीय है। देखो लिखा भी होगा, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह विलयन कैसा होता है, आपका क्षार होता था। तो OH आयनों की सांद्रता कैसी होती है, आपकी अधिक होती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना सभी बच्चे? चलिए ध्यान दें, ये मैंने आपको पीएच स्केल इस पे बनाकर भी दिखा रखा है। देखो 0 से 14 तक की संख्याएं होती हैं आपकी, है ना। इसके बाद 0 से लेके 7 से इधर इधर जितना भी आप जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि ये सारा का सारा आपका क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, और यदि 7 से इधर की साइड में जाएंगे तो सारा क्या होगा, आपका क्षारक होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमने लिखा हुआ है बढ़ती हुई अम्लता प्रकृति। बढ़ती हुई अम्लता का प्रकृति का मतलब बच्चों यहां पर यह है कि किसी भी विलयन का पीएच मान जितना कम से कम होता है वह विलयन उतना ही अधिक कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि किसी भी विलयन का पीएच मान 0 है, किसी भी विलयन का पीएच मान यदि 0 है, तो वह विलयन क्या होगा, प्रबल अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या है, इधर बढ़ती क्षार की प्रकृति।
ठीक है। अगर हम अम्लों की बात करते हैं तो अम्ल का पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ही अधिक प्रबल होता है, और अम्ल का पीएच मान जितना अधिक होगा वो उतना ही क्या होता है, दुर्बल होता है। लेकिन अगर हम क्षार की बात करते हैं तो क्षार का पीएच मान जितना अधिक होगा वह उतना प्रबल होगा, और जितना कम होगा वह उतना दुर्बल होगा। जैसे अगर पीएच मान 14 की बात करते हैं, पीएच मान 14 पर यदि आपके पास में कोई भी अम्ल है, विलयन है, उसका पीएच मान यदि आपका 14 आता है तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास में विलयन है वो क्षारीय है, और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि वो प्रबल, अर्थात इससे ज्यादा उसका पीएच मान पर आप और अधिक से प्रबल नहीं दिखा सकते। तो 0 पर जो आपका होता है पीएच मान, तो इसका मतलब ये प्रबल आपका क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। और यदि पीएच मान आपका 14 है तो इसका मतलब यह है कि जो आपके पास में विलयन है वो अधिक कैसा है, आपका प्रबल क्षारीय है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पीएच का मान जितना कम होता है उतना ही प्रबल होता है। अभी मैंने आपको बताया पीएच मान जितना कम होगा उतना ही वो कैसा होता है, आपका प्रबल होता है। पीएच मान जितना अधिक होगा वो उतना ही क्षारक होगा। ये सारी की सारी बात बच्चों मैंने अभी आपको बता दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, सूचकों के बारे में मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से। ठीक है, कई प्रकार के सूचक बताए थे, प्राकृतिक सूचक बताया था, गंधीय सूचक बताया था, और जीव मानव निर्मित सूचक आपको बताया था। इसके अतिरिक्त भी एक सूचक होता है जिसे हम कहते हैं सर्वव्यापी सूचक। तो बच्चों, सर्वव्यापी सूचक क्या होता है? सर्वव्यापी सूचक हम उस सूचक को कहते हैं जो अलग अलग पीएच मान पर अलग अलग रंग देता है, अर्थात ये बताता है कि किस पीएच मान पर पदार्थ आपका अम्लीय है, किस पीएच मान पर आपका पदार्थ क्षारीय है। या ये कह सकते हैं कि पीएच मान अगर 2 है तो उस पर कलर कुछ और होगा, पीएच मान 3 है तो उस पर कलर कुछ और होगा। इसको ही समझाने की कोशिश की गई है। जैसे हमने 1 से 14 तक आपका पीएच मान होता है बताया, तो यहां पर देखें ये क्या होता है, इस हमने एक विभोर ले लिया। विभोर का मतलब कलरों का विवरण, जिसे आप इंद्रधनुष बोलते हो। जब इंद्रधनुष निकलता है, ये तो पता है ना कब निकलता है, जब बरसात का मौसम होता है, तो उस समय इंद्रधनुष निकलता है। उसके अंदर कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो कौन कौन से रंग होते हैं? नंबर 1 वॉयलेट, नंबर 2 इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। मतलब ये है कि आपके क्रम से लिखे हुए हैं। सबसे नंबर 1 पर आपका वॉयलेट होता है, सबसे लास्ट में आपका क्या होता है? रेड होता है। तो इसी को हमने क्या लगाया, इसमें पीएच मान के अंदर लगा लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? जी मतलब हो गया आपका उदासीन, ये आपको पहले बता रखा है। इसके बाद ये आपका वीआईबी का मतलब होता है, ये आपका हो गया, ये थोड़ा गलत हो, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका वियोर, इसका मतलब क्या होगा? वियोर। इसकी सहायता से अभी आप ये समझ सकते हैं कि किस पीएच मान पर विलयन आपका अम्लीय है और किस पीएच मान पर आपका क्षारीय है। ठीक है, तो अगर इसे देखें क्या लिखा हुआ है, विलयन का रंग बैंगनी, अर्थात कैसा है आपका? बैंगनी। बैंगनी का मतलब होता है वॉयलेट, ठीक है, की तरह जाता है तो क्षारकीय है। यानी यदि किसी भी विलयन का रंग कैसा हो जाता है, अगर वॉयलेट का मतलब होता है बैंगनी, तो इस सर्वत्रिक सूचक की सहायता से आप ये कह सकते हो कि जो वह विलयन होगा वो कैसा होगा? आपका क्षारीय। कहने का मतलब यह है VIB, अर्थात V का मतलब आपका क्या हो गया? बैंगनी, I का मतलब क्या हो गया? इंडिगो, और B का मतलब क्या हो गया? आपका ब्लू। अगर किसी भी विलयन का पीएच मान वॉयलेट, इंडिगो या ब्लू होता है तो इसका मतलब यह है कि वो क्या होगा? आपका क्षारीय होगा। और यदि किसी भी विलयन का पीएच मान येलो, या रंग कह सकते हैं येलो हो या ऑरेंज हो या रेड हो, इसका मतलब यह है कि जो वह विलयन है आपका कैसा है? क्षारीय है। और पीएच मान 7 पर जिसे आप बोलते हैं ग्रीन, अर्थात ये कह सकते हैं कि यदि किसी भी विलयन का पीएच मान 7 है, या ये कह सकते हैं यदि किसी भी विलयन का जो रंग है वो कैसा है? आपका ग्रीन है, तो इसका मतलब क्या होता है? वह उदासीन होता है। ठीक है, मैं समझता हूं सभी बच्चे ध्यान से समझ रहे होंगे ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। देखिए, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु पीएच की प्रकृति संवेदनशील होती है। मनुष्य का शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है कि जो हमारे शरीर का पीएच मान होता है वो 7 से 7.8 के बीच में होता है, जिस पर हम कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 है बच्चों आपका, हमारे पेट में HCl उत्पन्न होता है। HCl जिसे हम बोलते हैं अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन पचाने के लिए जो कि प्रबल अम्ल है, जब एसिडिटी की समस्या होती है तब हम क्या करते हैं? एंटी एसिड का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से समझा रखा है, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूं।
नंबर 3 देखिए 2 हो गए। नंबर 3 क्या है बच्चों आपका, पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होने लगता है। जिसका मतलब यह है कि अगर आपके शरीर का पीएच मान 5.5 से कम हो गया तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे दांत हैं वे टूटने लगते हैं। दांतों का इनोमल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, दांत बोलते हैं। ठीक है, अर्थात क्षार क्या होता है, जब हम मीठा खाते हैं तो मुंह में क्या होता है, उपस्थित बैक्टीरिया मीठे को अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे मुंह का पीएच मान अम्लीय हो जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो आपके मुंह होता है वो क्षार के होता है, लेकिन जब भी हम किसी मीठे का सेवन करते हैं तो जो मीठे के कण होते हैं वो हमारे मुंह के अंदर क्या करते हैं, हमारे मुंह को अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे मुंह का जो पीएच मान होता है वो कैसा हो जाता है, आपका अम्लीय हो जाता है और दांतों का क्षय होने लगता है। इसलिए मीठा खाने का बाद कुल्ला या ब्रुश करना अनिवार्य होता है। बात समझ में आई कि जब भी आप किसी मीठे का सेवन करते हो तो मीठे का सेवन करने के बाद आपको कुल्ला या मुंह को साफ कर लेना चाहिए या ब्रश कर लेना चाहिए। कारण क्या है कि जब भी आप किसी मीठे का सेवन करते हैं तो आपके मुंह के अंदर होता है क्षार, लेकिन जो मीठे के कण होते हैं आपके मुंह को क्या बना देते हैं, अम्लीय बना देते हैं। और जब आपका मुंह अम्लीय हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो आपके दांत होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर हो जाते हैं वो क्या होने लगता है, वो टूटने लगते हैं या उनका क्षय होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, नेटल नामक पौधे पर डंकनुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों में मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसी के कारण दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डोक पौधे की पत्ती को सड़ाकर किया जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ महत्वपूर्ण अम्ल ध्यान से समझ ले। जैसे सिरका है, सिरका आप अपने घरों में यूज करते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक अम्ल। फिर संतरा, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ओर्सैनिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध या दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये कह सकते हैं दूध में आपका लैक्टिक अम्ल होता है या दही में भी आपका लैक्टिक अम्ल होता है। तो इससे यह पता लगता है कि जो आपका दूध है वो भी अम्ल है और जो आपकी दही है वो भी अम्ल है। इसके बाद नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। चींटी का डंक में मैंने कई बार बता दिया मेथेनोइक अम्ल या इसे फॉर्मिक अम्ल भी कह देते हैं। नेटल का डंक, इसमें होता है मेथेनोइक अम्ल या इसे फॉर्मिक अम्ल भी कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लवण। लवण बच्चों हम जब किसे कहते हैं, पिछली बहुत सारी अभिक्रियाओं में हमने लवण बनाते हैं देखा, जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमने लवण व जल प्राप्त किया था। लवण के मुख्य प्रकार, चलिए आप पढ़ते हैं लवण के मुख्य प्रकार। देखिए लवण के मुख्य प्रकार, नंबर 1 उदासीन लवण। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार मिलकर उदासीन लवण बनाते हैं। यानी कि अगर आपको पता है कि लवण किसे कहते हैं या उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया के अंतर्गत जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है या क्षार की क्रिया अम्ल के साथ में कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। पहले भी मैंने आपको कई बार बता दिया है। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब एक आप प्रबल अम्ल लेते हो और एक आप प्रबल क्षार लेते हो, उन दोनों की आपस में अभिक्रिया अगर आप कराते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण लवण या उदासीन लवण कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिया इन्होंने, NaOH क्या होता है आपका क्षार होता है, HCl क्या होता है आपका लवण होता है। दोनों के आपस में क्रिया कराई तो लवण प्राप्त हुआ और जल। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहेंगे। इसी प्रकार से आप NaCl, K2SO4, NaNO3 आदि के साथ में भी इनकी क्रिया कराकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर अम्लीय लवण। तो प्रबल अम्ल में दुर्बल क्षार या अम्लीय लवण किसे कहेंगे, सीधा सीधा आप ये कह सकते हो कि जब आपके पास में प्रबल अम्ल को दुर्बल क्षार के साथ में मिलाया जाए तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आपको प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रबल लवण कहेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, इसके बाद है बच्चों आपका क्षारीय लवण। क्षारीय लवण हम किसे कहेंगे, जहां पर क्षार की मात्रा अधिक हो, लवण की अम्ल की मात्रा कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्षारीय लवण कहेंगे। ये कुछ उसके एग्जाम्पल दिए हैं, सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद है मिश्रित लवण। दो लवण आपस में मिलकर मिश्रित लवण कहलाते हैं। ठीक है, यदि आपके पास में दो लवण है, अगर उन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो मिलाने के बाद जो हमें प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे, मिश्रित लवण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट बच्चों आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जिसे कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड बनाने की रासायनिक विधि या प्रयोगशाला विधि का निर्माण कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, आपके 5 है, पांचों के पांचों में से एक ना एक आपके एग्जाम के अंदर आती है, इसलिए ध्यान से समझ ले। सबसे पहले आता है आपका सोडियम क्लोराइड जिसे आप नमक भी कहते हो। रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसके बनाने की विधि क्या होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं हम NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड व अम्ल HCl होता है कि आपस में क्या कराएंगे? क्रिया कराएंगे। HCl के आपस में जब क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको? NaCl, जिसे आप क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, या इसे नमक के नाम से भी आप जानते हैं। और क्या प्राप्त होता है आपका? जल। ठीक है जी, इससे ही साधारण नमक कहते हैं जिसका प्रयोग हम अपने खाने में करते हैं, सभी जानते हैं। तो आपको याद होना चाहिए सोडियम क्लोराइड की बनाने की विधि क्या होती है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो आपको नमक या सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। इसके बाद हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के कई पदार्थ बनाने में भी ये काम में आता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और व्यंजक चूर्ण। ये क्या होते हैं? हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, इनके बारे में पढ़ने के लिए देखिए, सबसे नंबर 1 पे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम किसे कहते हैं? देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह विभाजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोर-क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की क्रिया क्या है? जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल के साथ में कराई जाती है तो आपका क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है बच्चों? इसके उपयोग होंगे, इसके रासायनिक गुण होंगे। देखिए, इस क्रिया में 2 इलेक्ट्रोड जिन्हें H+ व कैथोड माइनस कहते हैं होते हैं। Cl2 गैस H+ आयन होते हैं क्योंकि क्लोरीन ऋणावेशित होती है, वह H2 कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, मुक्त होती है, क्योंकि यह H+ आयन धनावेशित करती है। ठीक है, इसके बाद इसके उपयोग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जल की स्वच्छता अर्थात जल को स्वच्छ करने के लिए करते हैं, रोगाणुनाशक के रूप में करते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं इत्यादि। इसके बाद है बच्चों आपका व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण में क्या बच्चों? आपका व्यंजक चूर्ण भी आपका इसी तरीके से, बस आपको याद रखना है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे की क्रिया किसके साथ में कराई जाती है? क्लोरीन के साथ में कराई जाती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड या H2 जिसे आप क्या कहते हैं? व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसके बाद इसके क्या होंगे? आपके उपयोग होंगे। उपयोग में आपको वही जो आप अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। नंबर 1 वस्तु उपयोग में व्यंजक के लिए काम किया जाता है, रासायनिक उद्योग में उपचयक के रूप में काम किया जाता है। और नंबर 3 है पीने वाले जल को जीवाणु उससे मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा। वही वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बोनेट कहते हैं। किसे? बेकिंग सोडे को, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फिर इसके वही होंगे इसके उपयोग। उपयोग में क्या है? बेकिंग सोडा का उपयोग स्वादिष्ट पकवान बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा वही होता है जिसे आप सोडा बोलते हो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडे में भी एंटीसिड का एक घटक होता है तथा पेट में अम्लता होने पर इसे राहत पहुंचाता है। तो खाने का सोडा, अगर आपके पेट में कब्ज हो गई है तो अगर आप खाने के सोडे की फंकी भी मार लेते हो तो उससे क्या होगा? आपके पेट की जो अम्लता है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका धोने का सोडा, या जिसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब जो कपड़े धोने में आप यूज करते हो। ठीक है, इससे कैसे बनाया जाता है? जब सोडियम कार्बोनेट जल के 10 अणुओं के साथ में अभिक्रिया करता है तो खाने का सोडा या वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा आपको प्राप्त होता है। इसे कहते हैं Na2CO3 × 10H2O। अगर आप Na2CO3 भी लिख देंगे इतना भी आपका सफिशिएंट है। × 10H2O यहाँ पर क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि इसके 10 अणु थे जो इसके साथ में अभिक्रिया कर रहे थे।
तो खाने धोने के सोडे का जो नॉर्मल सूत्र होगा वो Na2CO3 ही होगा। फिर इसके बाद क्या है इसके उपयोग है, इसका उपयोग कांच, साबुन व कागज बनाने में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घर की साफ सफाई में किया जाता है और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलन क्या होता है, देखिए किसी लवण के एक अणु में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। देखिए हमारे पास में कोई भी लवण है, उस लवण के अंदर जल की जो निश्चित मात्रा होती है और जो उसके अणु होते हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चों जिप्सम। ये आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान से इसे समझ ले, कई बार पेपर में भी आपका ये आया हुआ है। देखिए जिप्सम यह एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन के जल के दो अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। बच्चों ये कई बार आपका आया हुआ है पेपर में, ठीक है, तो ध्यान से कर लें। इसके बाद आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप उसे ही कहोगे जो आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है, जो आप लोग अपने घरों में पीओपी कराते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखिए क्या होता है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट कह देते हैं, जिसका सूत्र होता है CuSO4 12H2O बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों जिसे आप प्लास्टर कराया जाता है और सही जगह पर स्तर रखने के लिए किया जाता है, या ये भी कह सकते हैं घरों के अंदर जो पीओपी डिजाइन बनाए जाते हैं वो भी आपके इसी के माध्यम से बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण होता है, ये सभी जानते होंगे। जल मिलाने में पुनः जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ बन जाता है। आपको पता है जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, अगर आप उसे पानी में घोल देते हो तो बहुत जल्दी वो कैसा बन जाता है, ठोस पदार्थ बन जाता है। तो वो जो आपका ठोस पदार्थ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग खिलौने बनाने में, सतहों के निष्कासन बनाने में किया जाता है। और जी प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे आप क्या बोलते हो, पीओपी हम अपने घर के कमरों की छतों में डिजाइन बनवाने के लिए करते हैं। ये भी मैंने बच्चों आपको बता दिया था। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। मैं समझता हूँ सभी बच्चों ने ध्यान से समझ लिया होगा और अपनी नोटबुक में भी नोट कर लिया होगा। थैंक यू बच्चों।